क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे क्राफ्ट से रिलेटेड एविडेंसेस भी मिले हैं। तो उनमें से ही एक एविडेंस है एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी का, जिसको कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है जनरली उसके नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, राइट। सो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये हार्ड होता है एंड इसको नॉर्मली व्हील की हेल्प से बनाया जाता था। एंड ऐसा लगता है इसको देखने से जैसे कि मेटल से बना है, राइट। एंड इसका जो सरफेस है वो एकदम शाइनी ब्लैक सरफेस होता है। सो जो पॉटर है वो क्या करता था, इन पॉट्स को, इन वेयर्स को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में बेक करता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो आउटर सरफेस होता है इन वेयर्स का वो एकदम ब्लैक हो जाता था। और उसके बाद एक फाइन स्लिप, ब्लैक कलर की स्लिप जो है वो अप्लाई कर दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उन पॉट्स को, उन वेयर्स को एकदम मिरर लाइक शाइन मिलती थी। सो देखो, बहुत सारे जो क्राफ्ट्स के एविडेंसेस थे वो तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी तक सर्वाइव भी नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ क्राफ्ट के एविडेंसेस हमें मिले हैं सिर्फ उसी तरह के क्राफ्ट जो है उस टाइम पर यूज किए जाते होंगे, बनते होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत अलग तरह के जो क्राफ्ट्स उस टाइम बनाए जाते हों जो कि अभी तक सर्वाइव नहीं किए, जिनके एविडेंसेस, राइट। सो हमें टेक्स्ट से ये पता चलता है कि इस टाइम पे जो क्लोथ का मैन्युफैक्चर था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो कुछ फेमस सेंटर्स थे क्लोथ के, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी हो गया एंड साउथ में मदुराई हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एंड यहाँ पर बोथ जो मैन एंड वुमेन है वो दोनों ही काम करते थे इन सेंटर्स में। अब बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स ने क्या किया, वो एक साथ आ गए और उन्होंने एसोसिएशंस बना ली, ठीक है, जिनको कि क्या कहा गया, श्रेणीज। अभी जो श्रेणीज थी ये क्राफ्ट पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती थी एंड बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन जाता था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। तो ये क्या था, सारे काम को एक तरह से आसान कर देते थे मिलजुल कर। ऐसा नहीं हर एक पर्सन को अलग से अपना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा फिर उसको बेचने की टेंशन, तो इसकी टेंशन उनके लिए आसान हो जाती थी, मतलब ये खत्म ही हो गई एक तरह से। तो सारे जो एसोसिएशन है वो मिलकर रॉ मटेरियल लेती थी और उनको क्राफ्ट पर्सन में बांट देगी एंड जब सारे क्राफ्ट पर्सन फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देंगे तो बाद में उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को पूरी एसोसिएशन मिलके जो है वो बेच देगी। तो जो श्रेणीज थी मर्चेंट की, ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती थी। ये जो खरीदने बेचने वाला काम है ये श्रेणीज ही करती थी। अभी जो श्रेणीज हैं ये खरीदने बेचने के अलावा एज बैंक भी सर्व करती थी, बैंक का भी काम करती थी। तो यहाँ पे जो अमीर औरत आदमी वगैरह होते थे, जो मैन वुमेन होते थे, वो यहाँ पे अपने पैसे जमा कर देते थे एंड इसके बाद उस अमाउंट को या तो इन्वेस्ट कर दिया जाता था एंड जो बाकी अमाउंट बचता था उसको या तो एज इंटरेस्ट दे दिया जाता था, जिस पर्सन ने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया उसको एज इंटरेस्ट दे देते थे, या फिर जो कुछ अमाउंट है उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दे देते थे उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मोनेस्ट्रीज वगैरह में, राइट। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड विविंग। सो ये जो रूल्स हैं स्पिनिंग एंड विविंग के लिए ये अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं एंड अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने, जिसके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। तो अगर आपने चैप्टर 7 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये जो रूल्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह एक स्पेशल ऑफिसर के सुपरविजन में जो वर्कशॉप्स हैं उनमें किस तरह ये जो स्पिनिंग एंड विविंग है वो परफॉर्म की जा सकती है। सो इसमें लिखा हुआ है कि जो विडोज हैं, जो यंग वुमेन हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, नन्स मतलब जो साध्वी वगैरह होती है ना, एंड मदर्स ऑफ कोर्टिशंस की जो कोर्ट में काम कर रहे हैं जो लोग, उनकी जो मदर्स हैं, ठीक है, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग की जो किंग की रिटायर्ड दासियां हैं, ठीक है, दासियां हैं स्पेशली, दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल, जो कि टेम्पल से रिटायर हो चुकी हैं। तो ये सभी तरह के जो वुमेन हैं ये वुल की प्रोसेसिंग कर सकती हैं, बाग, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स। तो इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग करने के लिए इनको बोला जा सकता है, ठीक है, इन वुमेन्स को। एंड इनको जो पेमेंट मिलेगी वो उनके काम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का एंड जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उस हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलेगी। एंड जिन वुमेन्स को अपने घर से निकलना अलाउड नहीं है वो अपने मेड सर्वेंट्स को भेज सकती हैं रॉ मटेरियल लाने के लिए, जो सुपरिटेंडेंट से वर्कशॉप में से रॉ मटेरियल लाने के लिए। एंड जब वो बना लेंगे तो फिर वो वापस अपने मेड एंड सर्वेंट्स को बोल सकती हैं कि वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो वर्कशॉप में जाके दे दें, राइट। एंड जो वुमेन वर्कशॉप में जा सकती हैं, विजिट कर सकते हैं, उनको क्या करना है कि सुबह सुबह एकदम अपने काम को वहाँ वर्कशॉप में जमा करना है एंड अपनी जो वेजेस हैं वो रिसीव करनी है।
एंड उस टाइम इतना उजाला होना चाहिए कि उनके काम को जो है एग्जामिन किया जा सके, देखा जा सके कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनको वेज मिलने वाली है ना। एंड अगर जो सुपरिंटेंडेंट है अगर वो गंदे तरीके से वुमेन को देखेगा या फिर काम के अलावा कुछ और उनसे बात करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट। एंड अगर जो वुमेन है वो टाइम से अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो उसको फाइन देना पड़ सकता है, या फिर उसको जो उसके अंगूठे हैं वो भी काटने पड़ सकते हैं। सो इस आर्टिकल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी उस टाइम के बारे में, जैसे कि इस टाइम पर जो वुमेन थी उनको काम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, राइट। एंड जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर सुपरिंटेंडेंट है अगर वो गलत तरीके से वुमेन को देखेगा या फालतू बात करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब उस टाइम पर वुमेन की सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी सोचा जाता था। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि इतनी सही नहीं है कि अगर वुमेन अपना काम टाइम से नहीं करती है तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, चलो ये तो सही है, बट अगर उसको अपने अंगूठे काटने पड़ सकते हैं तो ये गलत चीज़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं इन आर्टिकल से, जो पुराने टेक्स्ट वगैरह हैं, स्टोरीज हैं, अकाउंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पुराने टाइम के बारे में पता चल सकती है।